नमस्कार दोस्तों, मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, तो आइए आज हम लोग उसको सीखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देखो। अगर बात किया जाए, ये इंग्लिश टर्म इकोनॉमिक्स जो है ये लिया गया ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जो कि ये इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट टू रीड इन एंशियंट ग्रीक में पढ़ा गया, इसके बारे में पढ़ा जाता था। अगर वही बात किया जाए इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी की, तो इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको डिवाइड करने वाले इकोनॉमिस्ट जो हैं रेगनर फ्रिस हैं, जिन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम किसी पार्टिकुलर या एक इंडिविजुअल के इनकम के बारे में, उसके एक्सपेंडिचर के बारे में, किसी पार्टिकुलर या एक इंडिविजुअल के इनकम के बारे में, उसके एक्सपेंडिचर के बारे में या उसके कंजम्पशन के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं, या किसी पार्टिकुलर इकॉनमी की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब वही हम लोग एग्रीगेट बेसिस पे कंप्लीट इकॉनमी का स्टडी करते हैं, तो हम लोग उसको जो है मैक्रो लेवल का बोलते हैं। अगर वही बात किया जाए वर्ल्ड लेवल की और एक पार्टिकुलर कंट्री लेवल की, तो पार्टिकुलर कंट्री का या एक किसी कंट्री का स्टडी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी हो जाएगा, और कंप्लीट वर्ल्ड का स्टडी जो होता है आपका मैक्रो इकोनॉमी स्टडी हो जाएगा। अगर बात किया जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो वर्ड की, तो माइक्रो वर्ड भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, माइक्रोज से, जिसका मतलब क्या होता है छोटा, स्मॉल। वही बात किया जाए मैक्रो का, मैक्रो भी ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज, मतलब बड़ा। अब हम लोग जो है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है, कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर लिया जाए, तो एक इंडिविजुअल का जो है इनकम होता है, वो अपने इनकम को डिफरेंट कमोडिटी पे किस तरीके से वो स्पेंड करे, जिससे कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाए। अगर कोई इंडिविजुअल है, अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम से उसका जो इनकम है, उस इनकम को डिफरेंट कमोडिटी के पे किस तरीके से वो स्पेंड करे। मान लीजिए कमोडिटीज हम लोग का एक है एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, या फिर एक्स वाई को ले सकते हो आप लोग। तो वो डिफरेंट कमोडिटीज़ पे अपने इनकम को किस तरीके से स्पेंड करे, जिससे कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, उसका सेटिस्फेक्शन जो है मैक्सिमाइज हो जाए। उसके बारे में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में जो है इसी के बारे में सीखते हैं कि एक कंज्यूमर है एट फ्रॉम इट्स गिवन लेवल ऑफ इनकम, हाउ इट वुड मैक्सिमाइज इट्स कंजम्पशन, इट्स सेटिस्फेक्शन, इट्स यूटिलिटी। जो है एक उपभोक्ता जो है अपने दिए गए इनकम से या अपने इनकम से वो किस तरीके से अपने उपयोगिता को या अपने जो है सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, जिसको हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में सीखते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के हम लोग जब सीखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें जो है यूटिलिटी का कंसेप्ट आता है, यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर बात किया जाए कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड की, तो आप लोगों के सामने 5 मेन यूटिलिटीज थ्योरी दिख रही होंगी। इसमें आपका इंट्रोस्पेक्टिव कार्डिनलिस्ट मार्शल ने दिया हुआ है, इंट्रोस्पेक्टिव ऑर्डिनलिस्ट हिक्स ने दिया हुआ है, बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट सैमुअल्सन ने दिया हुआ है, बिहेवियरिस्ट कार्डिनलिस्ट मॉर्गेनस्टन न्यूमैन मॉर्गेनस्टन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, यूटिलिटी का थ्योरी ये दिया गया है। और सबसे लेटेस्ट जो है ये इंट्रोस्पेक्टिव कार्डिनल रिवाइवलिस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग 1958 में ये यूटिलिटी की थ्योरीज आई थी। इसकी क्रोनोलॉजी भी आप लोग देख सकते हो, एग्जाम में हम लोग को क्रोनोलॉजी भी पूछ देता है, तो आप लोग क्रोनोलॉजी में देख सकते हो। इंट्रोस्पेक्टिव कार्डिनलिस्ट थ्योरी जो कि मार्शल ने दिया था, फिर आपके हिक्स ने दिया था 1934 में ऑर्डिनलिस्ट, फिर सैमुअल्सन ने 1938 में बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट दिया था। फिर हम लोग बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट मॉर्गेनस्टन न्यूमैन की पढ़ते हैं 1947 में, जब हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स पढ़ते हैं। तो इस थ्योरी के बाद सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स में के बाद ही जो है ये हम लोग इस थ्योरी के बाद जो है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स आया हुआ था।
तो उसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स होता क्या है। अगर अब बात कर लिया जाए कि इंट्रोस्पेक्टिव कार्डिनलिस्ट थ्योरी क्या बताती है, यूटिलिटी की थ्योरी हमें क्या बताती है, इंट्रोस्पेक्टिव ऑर्डिनलिस्ट थ्योरी क्या बताती है, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है अपने जो है जब वो कंजम्पशन कर रहा होता है, ऑर्डिनलिस्ट है जो कि एब्सोल्यूट नंबर में होता है, कंजम्पशन को एब्सोल्यूट नंबर में वो रिप्रेजेंट करता है, को एक्सप्रेस करता है। जब कंज्यूमर किसी चीज़ का कंजम्पशन कर रहा होता है तो उसको एब्सोल्यूट नंबर में वो उसको एक्सप्रेस करता है कि मुझे यूटिल्स में मेजर कर, जैसे मान लीजिए आप लोग 7 यूटिल्स में बताया कि जब मैं किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा हूँ तो मुझे 7 यूटिल्स का जो है 7 यूटिल्स का हमको यूटिलिटी मिल रही है, या 10 यूटिल्स का यूटिलिटी मिल रही है। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूटिल्स लेते हैं, यूनिट यूटिल्स, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्टिव कार्डिनलिस्ट और इंट्रोस्पेक्टिव ऑर्डिनलिस्ट ये दोनों आपके जो है कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है। कंज्यूमर जो है अपने बिहेवियर को किससे बताता है, रिसर्चर से बताता है। रिसर्चर से को बताता है कि मैं जब किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा होता हूँ तो मुझे कितने यूटिल्स में हमको यूटिलिटी मिल रही है। कार्डिनलिस्ट में वो एब्सोल्यूट नंबर में बताता है और ऑर्डिनलिस्ट में उसको क्या बताता है, ऑर्डर में बता देता है, ठीक है। वो क्रम में बता देता है कि हमसे जो है इससे ज़्यादा है, दूसरे वाले से कम है। तो ये आपका जो है कंज्यूमर बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। इसमें कंज्यूमर जो होता है रिसर्चर को बताता है कि जब मैं डिफरेंट कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा होता हूँ तो मुझसे डिफरेंट कमोडिटी से एब्सोल्यूट नंबर में या ऑर्डिनलिस्ट या जो है ऑर्डरिंग में किस तरीके से मुझसे उसे यूटिलिटी मिल रही होती है। बिहेवियरिस्ट, ऑर्डिनलिस्ट, सैमुअल्सन, यहाँ पे ये जो थ्योरी यूटिलिटी की जो है सैमुअल्सन ने दिया हुआ है। और ये इस थ्योरी में रिसर्चर क्या करता है, नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है। इसमें आप लोग देखोगे बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट थ्योरी में रिसर्चर क्या करता है, इसमें रिसर्चर ऑब्जर्व करता है एक इंडिविजुअल को, एक कंज्यूमर को, कि वो किस तरीके से कंजम्पशन कर रहा होता है। तो उस बेसिस पे जो थ्योरी प्रिपेयर की जाती है, थ्योरी दी जाती है, उसको बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट थ्योरी बोला जाता है। फिर आपका बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट आता है जो मॉर्गेस्टन न्यूमन ने दिया हुआ था। जब हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको इसी थ्योरी के बाद सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स आया हुआ था। और ये आपका इंट्रोस्पेक्टिव कार्डिनल रिवाइलिस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग थ्योरी, लेटेस्ट थ्योरी है यूटिलिटी की। तो आप लोग इस क्रोनोलॉजी को नोट कर सकते हो, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले समय में पूछा भी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी जो है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जब हम लोग किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे होते हैं इसलिए कंजम्पशन करते हैं जिससे कि हमको क्या मिले, यूटिलिटी मिल जाए। हम अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ये भी क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इट इज ए मेंटल सेटिस्फैक्शन। और आपका जो है एग्जाम्पल कह रहा है कि ड्रिंकार्ड हैज यूटिलिटी फॉर लिक्वर। जो दारू पीने वाला आदमी होता है उसके लिए अलग है होता है। एक इंडिविजुअल के पास एक टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी क्या करती है, वेरी करती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे अगर बात किया जाए, मान लीजिए आप लोग जो है, आप लोगों को जब रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, तो हम लोग क्या होता है, ज़्यादा पकौड़े इवनिंग के टाइम या बारिश के मौसम में पकौड़े चाय के साथ खाना ज़्यादा हम लोग को मन करता है कि हम लोग को शायद काश पकौड़ा मिल जाए। तो ये क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है यूटिलिटी। अब बहुत ज़ोर से धूप हुई हो, आप बाहर घूम रहे हो, गर्मी हो, एकदम गर्मी में लबालब डूबे पड़े हो, उस समय आपको कोई लाकर पकौड़ी दे दे, गर्मा गर्म चाय दे दे, उस समय चाय भले पी सकते हो लेकिन पकौड़ी में आप सोचोगे, ठीक है। तो इसलिए समय के अकॉर्डिंग जो है, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग जो है यूटिलिटी वेरी करती है। तो वही कह रहा है, फॉर ए टिटुलर लिक्वर हैज़ नो यूटिलिटी। जब जो दारू पीने वाला होता है वो जो होता है उसके लिए क्या यूटिलिटी क्या वेरी करता है, जो नहीं पीने वाला होता है उसके लिए यूटिलिटी क्या होता है, जो उसके लिए जो दारू पी रहा होता है उसके लिए यूटिलिटी क्या है दारू का, जो उसको देखना भी नहीं चाहता उसके लिए यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी इज रिलेटिव, इट वेरीज विद टाइम, प्लेस, पर्सन। क्या होता है, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये क्या होता है, रिलेटिव होता है, सापेक्ष देखा जाता है, समय के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और व्यक्ति के अनुसार कि किस बैरी से पर्सन का क्या है। जैसे अगर हम इस समय हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप का मैच स्टार्ट हो गया है,
तो इस समय क्या होगा, किसी को ड्रीम 11 पे टीम बनाना जो है अच्छा लग रहा होगा, किसी को पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, किसी को अपने रिसर्च पे फोकस करना अच्छा लग रहा होगा। तो एक इंडिविजुअल का जो है टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग और क्या होती है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है यूटिलिटी वेरी करती है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरी यूजफुल, सिगरेट इज नॉट यूजफुल बट दे सेटिस्फाई द यूटिलिटी ऑफ स्मोकर। सबके लिए जो है यूटिलिटी सिगरेट के लिए सेम नहीं हो सकती। जो स्मोकर है, जो सिगरेट पीता है, उसके लिए सिगरेट की यूटिलिटी कुछ और है। जो नहीं, उसको देखना भी नहीं चाहता, जो कभी टच भी नहीं किया है, उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। अगर हम लोग बात कर लिया जाए, यूटिलिटी सप्लाई साइड कंसेप्ट है, सेटिस्फैक्शन जो है क्या है, डिमांड साइड कंसेप्ट है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा। जब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या होते हैं यूटिलिटी, जब जैसे मान लीजिए कोई जो है किसी चीज़ का प्रोडक्ट जो जब कोई उसका ऑनर जो है एडवर्टाइज करा रहा होता है, जैसे किसी का बाल झड़ रहा होता है तो कहता है अगर क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं तो हमको मिलिए, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। तो क्या हो गया, ये सप्लाई साइड है। अपने को क्या कर रहे हैं, अपने सप्लाई करने के लिए, सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, करेक्टराइजेस्टिक्स बताते हैं। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं, क्या आप मोटापे से परेशान हैं। तो इस तरीके का उनका जो है वो लोगों को अपना ले आते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं। तो ये क्या है, आपका सप्लाई साइड है। और सेटिस्फेक्शन क्या होता है, डिमांड साइड होता है। जब कंज्यूमर उस कमोडिटी को, उस गुड्स को या सर्विसेज को जब यूज़ करता है, तब उसको यूटिलिटी का वो गेन करता है कि इसकी यूटिलिटी क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, यूटिलिटी इज ग्रेटर देन सेटिस्फेक्शन हो सकता है, यूटिलिटी इज लेस देन सेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। हम मतलब यूटिलिटी जो है ग्रेटर देन, आपका जो है लेस देन और इक्वल, ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं। यूटिलिटी जो है आपका सप्लाई साइड हो गया, सेटिस्फेक्शन आपका डिमांड साइड हो गया। सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेटिस्फेक्शन जब इंडिविजुअल क्या करता है, डिमांड करता है किसी कमोडिटी का, किसी गुड्स का, सर्विसेज का डिमांड हम लोग कर रहे होते हैं। जब उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं तब हम लोग क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तब हम लोग ये पता करते हैं कि जो हमारी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन है वो क्या यूटिलिटी से ज़्यादा थी, कम है या ये उसके इक्वल है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात किया जाए कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन की, आर्थिक मनुष्य की अवधारणा किसने दिया था, तो इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने 19वीं सेंचुरी में दिया हुआ था। और ये क्या बताता है, इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट ये बताता है कि अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चे को मिनिमाइज करते हुए आप अपने यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करोगे। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन का जो है अवधारणा जो है, आर्थिक मनुष्य की अवधारणा जे.एस. मिल ने दिया हुआ है। और आर्थिक मनुष्य की अवधारणा हमें यह बताता है कि हम अपने खर्चे को कम करके अपनी उपयोगिता को अधिकतम कैसे करें, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की, उपयोगिता की अवधारणा किसने दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इसमें आपके आते हैं W.S. जेवंस आते हैं, लियोन वालरा आते हैं, आपके जो है कार्ल मिंजर आते हैं और आपके मार्शल भी आते हैं। तो ये हम लोग, ये सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं ये यूटिलिटी का कंसेप्ट दिए हुए हैं। आप लोग देखोगे विलियम स्टेनली जेवंस ने ग्रेट ब्रिटेन के जो थे, कार्ल मिंजन जो कि ऑस्ट्रिया के थे, लियोन वालरा जो है फ्रांस के थे, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। इन सब ने जो है यूटिलिटी को दिया हुआ है। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन दैट कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम ए कंज्यूमिंग गुड आर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड। जब एक इंडिविजुअल है या एक व्यक्ति जो है वस्तु एवं सेवाओं के या वस्तु एवं सेवाओं के बंडल का उपभोग कर रहा होता है, तो उससे किस तरीके का उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है, क्या उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये हमको यूटिलिटी बताता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए बात किया जाए तो यूटिलिटी को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, कार्डिनल अप्रोच है और एक आपका ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच की बात कर लिया जाए तो कार्डिनल अप्रोच की जो अवधारणा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किसने दिया हुआ है, ये आपके जो है मार्शल ने दिया हुआ है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है, आप लोग देखोगे। और उन्होंने अपने बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्डिनल अप्रोच को डिस्क्राइब, मतलब उसको बारे में डिफाइन किया है कि अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, ये एब्सोलूट नंबर में जब हम यूटिलिटी को डिफाइन कर पाएँ, यूटिलिटी को एब्सोलूट नंबर में डिफाइन कर पाएँ। यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट जो है हम लोगों ने अभी सीखा कि क्या होता है, यूटिल्स होता है।
अगर हम उसको एब्सोल्यूट नंबर में डिफाइन कर पाए, मतलब कि हम जो है एक गिलास दूध पी रहे हैं तो एक गिलास दूध से हमको जो है 10 यूटिल्स का यूटिलिटी मिल रहा है, तो हम इसको जब एब्सोल्यूट नंबर में डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट हम लोग का अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है। अब फिर अगर हम लोग बात कर लिया जाए ऑर्डिनल अप्रोच का, तो ऑर्डिनल अप्रोच में आपके हिग्स आ जाते हैं, एलन आ जाते हैं, पैरेटो आ जाते हैं, सैमुअल्सन आ जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए सबसे पहले बात किया जाए ऑर्डिनल कंसेप्ट जो है, ऑर्डिनल वर्ड किसने दिया है, तो ये हम लोग को आप लोग देखोगे पैरेटो ने दिया हुआ है। पैरेटो ने सबसे पहले ऑर्डिनल वर्ड का यूज़ किया था और 1906 में ऑर्डिनल वर्ड का यूज़ किया था। उन्होंने कहा कि कार्डिनल अप्रोच को उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि कार्डिनल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी को कार्डिनल जो है कार्डिनल अप्रोच मतलब एब्सोल्यूट नंबर में मेजर किया जा सके। उन्होंने बताया कि ऑर्डरिंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ऑर्डरिंग किया जा सकता है। ऑर्डिनल अप्रोच को बताया, ऑर्डिनल अप्रोच को बताया किसने? सबसे पहले ऑर्डिनल वर्ड का यूज किसने किया था? आप लोग का पैरेटो ने किया था। कब? 1906 में। और सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व हम लोग जब अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे तो इंडिफरेंस कर्व का भी सबसे पहले जो है सबसे पहले इसको डिफाइन किया था किसने? इसका कंसेप्ट दिया था पैरेटो ने ही दिया था सबसे पहले। आप लोग जब सीखोगे, आप लोग हम जानोगे, आगे भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व अगर बात कर लिया जाए ऑर्डिनल अप्रोच का, इंडिफरेंस कर्व का, तो ये सारे कंसेप्ट जो है सबसे पहले पैरेटो ने दिया हुआ है। ठीक है, अब बात किया जाए कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, तो ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्रम में एक ऑर्डरिंग दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए कि हमको चाय से मिलने वाली यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद हमको कॉफ़ी से यूटिलिटी मिल रही है, फिर हमको मिल्क से मिल रही है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया? ऑर्डरिंग कर दिया। अगर बात किया जाए ऑर्डरिंग की, तो ऑर्डरिंग में हम लोग इसको रख सकते हैं टी को पहले नंबर पे, कॉफ़ी को दूसरे नंबर पे और मिल्क को तीसरे नंबर पे। ये हम लोग का ऑर्डिनल अप्रोच बताता है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ आप लोग देखोगे ये, अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोग देख रहे हो कि कार्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी मेजर करने के लिए, कार्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट हम लोग को किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है। ठीक है, जो कि उनके प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 में जो बुक आई थी उसमें उन्होंने बताया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डिनल अप्रोच की। ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसको क्रिटिसाइज किसने किया? आपके पैरेटो ने क्रिटिसाइज किया। पैरेटो ने क्रिटिसाइज किया किसको? ऑर्डिनल अप्रोच को। और इन्होंने क्या दे दिया? ऑर्डिनल कंसेप्ट दे दिया। यूटिलिटी मेजर करने के लिए ऑर्डिनल अप्रोच दे दिया। ऑर्डिनल अप्रोच दे दिया। और कब दिया? 1906 में, 1906 में सबसे पहले पैरेटो ने ऑर्डिनल अप्रोच को क्रिटिसाइज करके ऑर्डिनल अप्रोच दिया। और उसमें बताया इन्होंने कि यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्डरिंग दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि टी है, फिर आपका कॉफ़ी है और फिर आपका मिल्क है। तो टी को हम लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, कॉफ़ी को सेकंड दे दिया, मिल्क को थर्ड दे दिया। ये हम लोग का ऑर्डिनल अप्रोच बताता है। अब फिर हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो इंडिफरेंस कर्व में हम लोग देखते हैं कि आप लोग देखते हो हिग्स एंड RGD एलन ने दिया हुआ है कंसेप्ट। RGD एलन ने इंडिफरेंस कर्व जो है, उदासीनता वक्र जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तटस्थता वक्र बोलते हैं, अनधिमान वक्र बोलते हैं। तो हम लोग अभी सीखेंगे, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इंडिफरेंस कर्व में आप लोग पूरे एग्जैक्टली डिटेल्स में सारे वीडियोस मिलेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियोस को लाइक भी किया करो आप लोग। ठीक है, तो हिग्स और एलन ने सबसे पहले दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि ऑर्डिनल कंसेप्ट भी हम लोग देखते हैं कि ऑर्डिनल भी किसने दिया है? हम लोग पढ़ते हैं कि हिग्स पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑर्डिनल कंसेप्ट की बात किसने कही थी? पैरेटो ने कही थी। पैरेटो ने 1906 में ऑर्डिनल कंसेप्ट की बात कहा। उन्होंने कहा कि जो है यूटिलिटी को
क्या कह सकता है, ऑर्डिनल मेजरमेंट किया जा सकता है, उनको क्रम दिया जा सकता है, उनको ऑर्डरिंग किया जा सकता है यूटिलिटी को कि हमको इस चीज़ से इस कमोडिटी के कंजप्शन करना है तो हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दूसरे नंबर पे इस कमोडिटी के या सर्विसेज का कंजप्शन से हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और बात किया जाए वही इंडिफरेंस कर्व का, तो इंडिफरेंस कर्व हम लोग जब पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हो, तो हम लोग देखते हैं इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच जो है ये हिक्स एंड एलन ने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सही मायने में बात किया जाए, सही मायने में आप लोग देखोगे, सही मायने में हम लोग बात किया जाए कि इंडिफरेंस कर्व जो है सबसे पहले किसने दिया है, तो इंडिफरेंस कर्व का भी कंसेप्ट सबसे पहले आपके पेरेटो ने ही दिया हुआ है, पेरेटो ने ही इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किया है। लेकिन पेरेटो से पहले भी एक इकोनॉमिस्ट थे, आप लोग पढ़ते होंगे उसके एजवर्थ के बारे में, जब हम लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग एजवर्थ बाक्स पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पेरेटो ऑप्टिमलिटी की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग एजवर्थ ने भी दिया हुआ है। तब हम लोग सीखेंगे किसने दिया हुआ है। आप लोगों को सामने बताना चाहूँगा कि इंडिफरेंस कर्व जो है हम लोग पढ़ते किसके हैं, हिक्स एंड RGD एलन पढ़ते हैं कि इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले इस कंसेप्ट की बात किसने की थी, इंडिफरेंस कर्व की बात किसने की थी, पेरेटो ने ही किया था। पेरेटो ने ही इंडिफरेंस कर्व का अवधारणा दिया हुआ था। ऑर्डिनल अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों किसने दिया हुआ है, पेरेटो ने दिया हुआ है। सबसे पहले की बात कर लिया जाए, सबसे पहले किसने दिया हुआ है, पेरेटो आप लोगों को बताया। तो अगर इससे पहले भी बात कर लिया जाए तो आपके एजवर्थ आ जाएंगे। एजवर्थ जब हम लोग बाक्स पढ़ते हैं, जब हम लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम लोग जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे एजवर्थ बाक्स। एजवर्थ बाक्स में हम लोग देखते हैं क्या होते हैं, ये हम लोग देखते हैं इसे, ये इंडिफरेंस कर्व होते हैं। तो एजवर्थ बाक्स हम लोग जब पढ़ते हैं, ये आप लोग देखोगे ये हम लोग का एजवर्थ बाक्स है। तो एजवर्थ बाक्स इंडिफरेंस कर्व को लेके ये दिया था किसने, एजवर्थ ने दिया था, एजवर्थ ने दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व की केवल बात किया जाए तो इंडिफरेंस कर्व आपका सबसे पहले पेरेटो ने दिया हुआ था। और इससे भी पहले जब हम लोग आगे आप लोग पढ़ोगे तो इसमें किसने, पेरेटो ने और हम लोग इसके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो जब हिक्स का हम लोग पढ़ते हैं, हिक्स ने भी जो है सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की बात कही थी, लेकिन हिक्स का नाम नहीं लिया जाता है। क्यों, 1914 में हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व की बात की थी, लेकिन 1940 में हम लोग देखें उस समय क्या हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया था। जिस समय इन्होंने अपने आर्टिकल लिखा था, जो भी इन्होंने डेटा दिया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में, वो क्या हो गया, नेगलेक्ट कर दिया गया, उसके बारे में इतना रिसर्चर ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हिक्स के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए और आपका पेरेटो के और स्लैटस्की के, इन सब के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हिक्स और RGD एलन ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को डिफाइन किया, मतलब दिया, उन्होंने कंसेप्ट दिया। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले पेरेटो ने दिया, पेरेटो ने ही इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट दिया। एजवर्थ बाक्स में हम लोग जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एजवर्थ बाक्स में इंडिफरेंस कर्व ही है, ये इंडिफरेंस कर्व का यूज़ करके एजवर्थ बाक्स का कंसेप्ट जो है हम लोग को एजवर्थ ने दिया हुआ है। एजवर्थ इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने दिया। पेरेटो ऑप्टिमलिटी हम लोग जब पढ़ते हैं तो एजवर्थ ने जो है इंडिफरेंस कर्व का यूज़ करके दिया। लेकिन अगर इंडिफरेंस कर्व की बात किया जाए तो ये हम लोग का सबसे पहले ये आपके स्लैटस्की ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में 1940 में इन्होंने अपने इसमें आर्टिकल में जो इन्होंने बुक लिखी थी, इस पर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था, काम किया था स्लैटस्की ने। लेकिन उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट आ गया, जिसकी वजह से इनके काम पे उतना फोकस नहीं किया गया। और इन सब के कंट्रीब्यूशन को हिक्स के, पेरेटो के, आपके ये पेरेटो के, स्लैटस्की के और आपके किसके, एजवर्थ के, ये आप लोग देखोगे हम लोगों ने पढ़ा भी कि ऑर्डिनल जो है अप्रोच जो है किसने दिया, ऑर्डिनल अप्रोच हम लोग पढ़ते आते हैं, हिक्स ने दिया हुआ है, ठीक है।
लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट जो है सबसे पहले पेरेटो ने दिया हुआ है। पेरेटो ने ही कब दिया हुआ है? 1906 में पेरेटो ने ही सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को भी दिया हुआ है। लेकिन हम लोग पढ़ते किसको हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग हिग्स एंड एलन, एलन के नाम से पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? अभी आप लोग सीखोगे। मैंने आप लोगों को अभी बताया, वो तो स्लाइड हम लोग का गायब हो गया, इसलिए हम लोग फिर सीख रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व और आपका ऑर्डिनल अप्रोच सबसे पहले पेरेटो ने दिया। पेरेटो के बाद जो है आपके एजवर्थ आते हैं। एजवर्थ ने, जब हम लोग एजवर्थ बॉक्स पढ़ते हैं, एजवर्थ बॉक्स आप लोग पढ़ते हो ऐसे, एजवर्थ हम लोग बॉक्स ऐसे जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, ये एजवर्थ, ये इंडिफरेंस कर्व ही है। इंडिफरेंस कर्व का यूज़ करके एजवर्थ ने पेरेटो ऑप्टिमलिटी, जब हम लोग पढ़ते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, तो ये कंसेप्ट दिया था। एजवर्थ ने ही इंडिफरेंस कर्व का यूज किया है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का यूज किसने किया? ये 1881 में आप लोग पढ़ोगे, एजवर्थ ने इंडिफरेंस कर्व का यूज करके वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंसेप्ट की बात किया था, ये आप लोग देखोगे। लेकिन केवल इंडिफरेंस कर्व की बात किया जाए तो आपके पेरेटो ने दिया हुआ था। और 1914 में स्लटस्की ने इंडिफरेंस कर्व पे काम किया था। लेकिन 1914 में ही क्या आया आपका, वर्ल्ड वार फर्स्ट आ गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट आने की वजह से इनके काम पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। स्लटस्की के वर्क को, जो कि इंडिफरेंस कर्व पे उन्होंने अच्छा काम किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था, उन्होंने अपने आर्टिकल में इसको मेंशन किया है। आप लोग जो है जे स्टोर पे पढ़ सकते हो स्लटस्की के इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो हम इन्होंने किया था, लेकिन इसको उतना वर्ल्ड वार आ गया जिससे इनके काम पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन स्लटस्की के आपके जो पेरेटो के और आपके एजवर्थ के, इन सब के काम को, इनको बेस मानते हुए हिग्स ने और आरजीडी एलन ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को दिया। अगर अब हम लोगों से बात किया जाए सबसे पहले किसने दिया है कंसेप्ट को, पेरेटो ऑर्डिनल अप्रोच, तो ऑर्डिनल अप्रोच हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हिग्स ने दिया है। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच हिग्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहले किसने दिया है? पेरेटो ने दिया है 1906 में। इंडिफरेंस कर्व भी पेरेटो ने दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं, जब इंडिफरेंस कर्व हम लोग पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट भी सबसे पहले किसने दिया हुआ? पेरेटो ने दिया हुआ था। ठीक है, 1906 में। और हम लोग जब एजवर्थ बॉक्स पढ़ते हैं तो उस एजवर्थ बॉक्स ही आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, इसमें डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हैं। इन एजवर्थ बॉक्स में इंडिफरेंस कर्व का यूज़ करके पेरेटो ऑप्टिमलिटी की जो बात एजवर्थ करते हैं, ये एजवर्थ बॉक्स में इन्होंने इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किया 1881 में। और स्लटस्की का भी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिफरेंस कर्व के लिए 1940 में, लेकिन उनके वर्क पे इतना ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट आ गया था। 1914 से जो है हम लोग जानते हैं 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चली, तो इसमें इनके काम पे इतना फोकस नहीं किया गया। लेकिन इन सबको बेस मानते हुए स्लटस्की के काम को, पेरेटो के काम को और एजवर्थ के वर्क को, स्लटस्की, पेरेटो ने एजवर्थ के वर्क को ध्यान में रखते हुए हिग्स और एलन ने इंडिफरेंस कर्व दिया। जब हम लोग पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर बुक में लिखा होता है कि इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट किसने दिया है, तो हिग्स और एलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात किया जाए सबसे पहले आपका पेरेटो आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिमांड, 3 टाइप्स ऑफ डिमांड होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व की बात किया जाता है। हम लोग आने वाले वीडियो के बारे में, इसके बारे में सीखेंगे क्या होता है। आप लोग देखते हो कि एक आता है आपका मार्शलियन डिमांड कर्व, हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। फिर आता है आपका हिग्सियन डिमांड कर्व, फिर हम लोग पढ़ते हैं स्लटस्की का डिमांड कर्व। ये 3 डिमांड कर्व हैं, 3 तरीके की डिमांड कर्व। अगर कोई कहे 3 टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व क्या हैं, तो यही तीनों हैं। आपका मार्शल का डिमांड कर्व, दूसरा हिग्स का डिमांड कर्व, तीसरा स्लटस्की का डिमांड कर्व। हिग्स और स्लटस्की ने किसकी बात किया है इन्होंने? आप लोग देखोगे कंपेंसेशन वेरिएशन हम लोग जब पढ़ते हैं, जब कंपेंसेशन वेरिएशन क्या होता है, इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं कि कमोडिटी की या गुड्स की जो है
प्राइस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो कंज्यूमर का रियल इनकम इंक्रीज हो जाता है। कंज्यूमर जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर का रियल इनकम डिक्रीज हो जाता है। तो यही कंपेंसेशन वेरिएशन इन्हीं के बारे में बताता है हम लोग आने वाले वीडियो में। अभी आप हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या होता है कंपेंसेशन वेरिएशन, क्या होता है, स्लैटस्की का डिमांड कर्व क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिक्सियन डिमांड कर्व एंड स्लैटस्कियन डिमांड कर्व, मार्शलियन डिमांड कर्व क्या है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और फिर थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।